नमस्कार बच्चों। आइए हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, संघटक, एलिमेंट या कंपोनेंट का अध्ययन कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमने जो है पारिस्थितिकी तंत्र के तीनों घटकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। जीवीय घटक और मुख्य रूप से दूसरा अजीवीय घटक, और इनको संचालित करने के लिए ऊर्जा और भौतिक जो कारक है वो महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने ली। आइए आज अपन इसको एक एक घटक को विस्तार से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आता है जीवीय घटक। ये जीवीय घटक जो पारिस्थितिकी तंत्रों का आधार भी माना जा सकता है। वैसे पारिस्थितिकी तंत्रों का आधार जिनमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही सम्मिलित रूप से समाहित होते हैं। जीवीय घटकों में पहला जो है उत्पादक, जिसको अपन प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये प्रोड्यूसर हरी पत्ती वाले स्वपोषित पौधे होते हैं। इनको कोई दूसरा पोषित नहीं करता। ये स्वपोषित होते हैं, स्वतः ही धरातल से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और बढ़ते रहते हैं, अपने आकार में, अपने विस्तार में वृद्धि करते रहते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये धरातल की अलग अलग विशेषताओं के अनुसार जलीय विशेषताएं, जिनमें खारा जल और मीठा जल, और उनका आकार जैसे नदी है, तालाब है, झील है, सागर है, महासागर है, उनमें इन उत्पादकों का रूप बदलता जाता है। धरातल पर भी इनका रूप अलग अलग होता है। बहुत ऊंचाई पर जो बर्फीले पर्वत है, वहाँ पर ये उत्पादक अलग प्रकृति के होते हैं। मरुस्थल में ये उत्पादक है वो अलग प्रकृति और विशेषताओं वाले होते हैं। तो घने पर्वतीय भागों में, वन्य भागों में इनकी प्रकृति, इनकी भिन्नता बढ़ती जाती है, विविधता बढ़ती जाती है। कुल मिलाकर ये जो उत्पादक होते हैं, ये ही पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं। बिना इन उत्पादकों के खाद्य श्रृंखलाएं संचालित नहीं होती है। जीवों का अस्तित्व असंभव सा होता है। जीवों में मनुष्य भी आता है, और इन्हीं उत्पादकों में विभिन्न प्रकार की फसलें भी होती है जो जीवन का आधार होती हैं। तो इन हरी पत्ती वाले स्वपोषित पौधों को हम उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब ये पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से CO2 और जल को क्लोरोफिल में बदलते हैं, जिसको अपन पर्णहरिम की क्रिया कहते हैं। तो पौधों के लिए हमें पता है पौधे क्या करते हैं। सबसे बड़ा काम तो यही कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अगर कोई कारक है तो वो पौधे ही होते हैं। और जितना वनीय आवरण कम होता जाता है, ये माना जा रहा है कि उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक रूप से कम करने का जो कारक है वो हरे पौधे ही होते हैं, वनीय क्षेत्र ही होते हैं, जो उसको बदल देते हैं ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उतनी ही धरातल पर विषमताएं कम होंगी। कहने का मतलब ये है ओजोन के प्रभाव, ये ग्रीन अपने इसके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, ये सारे इन ओजोन डिप्लेशन और ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और घटती हुई ओजोन के परिणाम स्वरूप ही होता है। खैर वो अलग बात है, उसका हम चर्चा करेंगे आगे के अध्याय में। लेकिन इसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, इसमें पौधे CO2 और जल को क्लोरोफिल में बदल देते हैं, ठीक है। और फिर इसकी उपस्थिति में ये सनलाइट के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते रहते हैं। यानी देखिए 6CO2 + 12H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सनलाइट यानी पर्णहरिम की जो क्रिया होती है सूर्य की सौर ऊर्जा के द्वारा, उससे ग्लूकोज बनता है, CHO और ऑक्सीजन बनती है, और जल भी मुक्त होता है वाष्पीकरण के माध्यम से। तो ये तीनों प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जिसमें ग्लूकोज है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए मानव शरीर भी सौर ऊर्जा के द्वारा अपनी उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा जो भोजन उसको उपलब्ध होता है, उस भोजन को इन उपापचयी क्रिया के माध्यम से, जठर रसों के माध्यम से उसको विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों में,
विभिन्न प्रकार के विटामिनों में और विभिन्न प्रकार के अन्य वसा, कार्बोहाइड्रेट्स इनके उप रूपों में विभाजित कर देता है और यही तत्व सारे हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। शरीर इनसे वृद्धि करता है क्योंकि शरीर को भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन और अलग अलग प्रकार के विटामिनों और दूसरे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यही बात पौधों में भी लागू होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में इन दोनों के साथ इनसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा पर्णहरिम की क्लोरोफिल की क्रिया करते हैं, जिनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज ही इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी का स्रोत होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 है ये अपचयन रिडक्शन होता है और इसमें जल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक क्रिया में तो इनका रिडक्शन होता है, दूसरी क्रिया में इसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना विकास करते हैं। यहाँ पर आप समझिए आगे, आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो क्षेत्रानुसार अलग अलग प्रकृति की पत्ती वाले होते हैं जिनमें जलवायु का प्रभाव होता है। जैसे अगर आप मरुस्थल में रहते हैं तो आपने देखा होगा ज़ेरोफाइट्स वनस्पति, उन ज़ेरोफाइट्स वनस्पति की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर बहुत ही पतली एक मोम की सी परत होती है। वो परत, पत्तियां मोटी होती है, उसके ऊपर पतली सी मोम की सी परत होती है और उस पत्ती को आप छूते हो तो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर ऐसा हाथ में लग जाता है। ऐसा अक्सर ज़ेरोफाइट्स वनस्पति में देखा गया है दूसरी वनस्पति की तुलना में जो मरुस्थल में होती है। कारण वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए जो तापमान अधिक रहता है, जल बहुत कम होता है, तो उन क्षेत्रों में जो वनस्पति है वो प्रकृतिवश ऐसी है कि उनकी पत्तियों से वाष्पीकरण की क्रिया, ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत कम हो। इसके लिए उन पत्तियों के ऊपर बहुत ही पतली मोम की सी एक झिल्ली पाई जाती है। अब जब तापमान अधिक होता है तो वो झिल्ली उसको नुकसान होता है और उस झिल्ली और उस पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पौधे हैं वो शोषण करते हैं। शोषण का मतलब जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के माध्यम से पौधे हैं वो शोषण की क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में भी वही छिद्र, वही स्टोमेटा और पर्णहरिम जो ग्रीन कलर होता है उस पत्ती का, इन सब की मिलीजुली प्रक्रियाओं से पौधों का विकास होता है। इस रूप में प्राथमिक उत्पादक हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को आधार प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, अलग अलग प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र है धरातलीय विशेषताओं के अनुसार, तो उनमें प्राथमिक जो उत्पादक हैं वो किस प्रकृति के, किस प्रकार के होंगे। जैसे धरातलीय विशेषता के अनुसार अगर हम जलीय पारिस्थितिकी की बात करें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यानी जलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो शैवाल होते हैं वही मछलियों के, छोटे जीवों के भोजन के आधार होते हैं। अब ये जो शैवाल है ये मीठे पानी और खारे पानी के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ये छोटी वनस्पति होती है जो मीठे पानी की और खारे पानी की झीलों में, स्थिर जलों में, खाड़ियों में, सागरों में भिन्न भिन्न प्रकृति की होती है। और वैसे महासागर हैं वो खारे जल के ही स्रोत है। जल के तो सबसे बड़ा स्रोत है ही, लेकिन वो जल कैसा है, वो खारा जल है। तो खारे जल के सबसे बड़े स्रोत है वो महासागर, और उन महासागरों में जो शैवाल होती है यानी छोटी छोटी जो घासें होती हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर समात आता है, तो उस पानी के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जहाँ कहीं अनुकूल परिस्थितियाँ होती है वहाँ जलीय घासें विकसित हो जाती है। छोटी छोटी घासें होती है वो जलीय वनस्पति हाइड्रोफाइट्स जिसको कहते हैं। ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के उन जलीय जीवों का आधार होते हैं, उनके लिए यही प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के शैवाल प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ और शाकीय पौधे, शाकीय मतलब पौधे मतलब बिल्कुल छोटे पौधे जो अंकुरण के बाद से लेकर और कुछ ऊंचाई तक होते हैं, तो वो शाकीय पौधे, उससे ऊंची संरचना झाड़ियाँ, उससे बड़ी संरचना वृक्ष, तो वनीय क्षेत्रों में ये सभी मिलते हैं। तीनों के ही रूप पाए जाते हैं, बड़े वृक्ष भी मिलते हैं, झाड़ियाँ भी मिलती है, तो बहुत ही छोटी वनस्पति भी मिलती है जो अलग अलग जीवों का आधार होती है।
घास स्थल, जो मैदानी भागों का अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें झाड़ियाँ और छोटे शाकीय पौधे। घास वाले मैदानों में वृक्षों का आवरण कम होता है। वृक्ष वनीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे, आप जानते हो, विश्व स्तर पर घास के मैदान हैं जहाँ पर केवल घासें पाई जाती है। घासें होती हैं, उनकी ऊंचाई तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर वृक्ष और झाड़ियों की कमी रहती है, अभाव रहता है। तो वो जो घास वाला क्षेत्र है वहाँ पर उन्हीं घासों पर निर्भर रहने वाले विभिन्न विशेष प्रकार के जीव है, उनकी निर्भरता बढ़ती जाती है, सघनता बढ़ती जाती है। तो इनमें झाड़ियाँ और छोटे जो शाकीय पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो वहाँ के जीवन का आधार होते हैं। और फिर फसल स्थल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये जो फसल स्थल है इसमें अस्थायी फसली पौधे होते हैं, वो जीवन का आधार होते हैं। अब देखिए, फसल काल वैसे तो 4 महीने का माना जाता है किसी भी ऋतु में, लेकिन रबी, खरीफ, जायद, इन तीनों ऋतुओं में अगर सिंचाई की सहायता से फसली कार्य किया जाए तो ये 12 महीने की फसलें ली जा सकती है। लेकिन इन 12 महीनों की फसलों को भी आप फसल बोने के अंकुरण से लेकर और फसल के कटने तक एक पारिस्थितिक तंत्र इसमें विकसित हो जाता है जो अस्थायी होता है, क्योंकि उस फसल को कटने के बाद वापस है जो खेत को साफ किया जाता है और फिर पुनः वापस खेत को बोकर और उस शाकीय पौधों के रूप में उसको विकसित किया जाता है। तो खेत को बोने से लेकर खेत के कटने तक जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति की ऊंचाई के अनुसार दशाएं बनती जाती है, वैसे ही उन पर जीवों की निर्भरता बढ़ती जाती है। अलग अलग प्रकृति के जीव होते हैं जो क्रमशः शाकाहारी उन पौधों का भक्षण करने वालों से लेकर और उनके ऊपर उन शाकाहारियों को भक्षण करने वाले मांसाहारियों तक की एक चेन बन जाती है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है और एक क्षणिक समय का लघु पारिस्थितिकी तंत्र है वो विकसित हो जाता है। तो इसलिए यह स्थायी तंत्र नहीं होता है, स्थायी तंत्र नहीं होता है, ये क्षणिक होता है, लेकिन इसमें भी एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। तो बहुत ही छोटा और अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इस फसल स्थल का होता है। तो इस रूप में विश्व में सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, साथ ही वनीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जहाँ कहीं भी विश्व में सघन वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं वो बड़े स्पष्ट और समृद्ध है। वैसे मैदानों का विस्तार धरातल पर ज़्यादा है, लेकिन मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्रों का स्पष्ट सफल संचालन नहीं है, क्योंकि मैदानी भागों में मनुष्य का भी सर्वाधिक विस्तार होता जाता है और मनुष्य के नगरीय स्वरूप का विस्तार तो मैदानों में ही अधिक होता है। और जितना नगरीय स्वरूप विस्तारित होता जाता है उतनी ही पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्रों की सघनता कम होती जाती है, वो विरल होते जाते हैं और धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र की बजाय वहाँ पर नगरीय आवरण फैल जाता है। इसलिए मैदान अधिक होने के बावजूद भी मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र बड़े कमज़ोर मिलते हैं। हाँ, वे मैदान विश्व में जहाँ मनुष्य का निवास अभी तक नहीं है, उन मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र बड़े स्पष्ट और सघन रूप में पाए जाते हैं। दूसरा घटक अपन कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने ये समझा था तीनों घटकों के बारे में, जीवीय घटक, भौतिक ऊर्जा और अजीवीय घटक, और इनको क्रमशः अपन समझ रहे थे। जीवीय घटकों में पहले हमने उत्पादक की बात की, अब अपन बात करेंगे दूसरी उपभोक्ता और अपघटनकर्ताओं की। इसको आप नोट करते रहें और साथ साथ में इसको रिवाइज भी करते रहें। धन्यवाद।